हेलो वेलकम टू अकेडमिलेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं और वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को। गाइस, आपको जैसा पता है कि चैप्टर नंबर 12 है आपका, और ये रेडियो एक्टिविटी को सिंपल टर्म्स में हम लोग कवर करने वाले हैं और हर एक चीज को बेसिक टू बेसिक चीज को मैं क्या आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल एकदम क्या रटवा दूंगा। तो अच्छे से आपको क्या इसको समझना है। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा सबसे पहले आपको दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोग बात करें कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो बेटा इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये थ्योरी दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको ये थ्योरी दिखाई देगी। अब उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या कंप्लीट होगा। बट इसको क्या है लर्न करना मुश्किल होता है। तो इसको अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से इसको आप क्या लर्न कर पाओगे। तो बेटा आपको समझना है क्या दिया, आपको एटम दिया है। आप किसकी बात कर रहे हो? एटम की बात कर रहे हो। तो बेटा इसको देखो कैसे समझेंगे। बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्या है आपके पास, एक आपके पास है एटम। अगर बेटा आपके पास एक एटम है तो एटम में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक हमारे पास एटम होगा। एटम में पहले होगा हमारा न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अराउंड क्या होता है? आपकी सेल आती है। इसमें क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या आती है? नेक्स्ट सेल आती है। इसमें क्या कर देते हैं आप? इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है एक हमारे पास एटम है। एटम में हमारे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो कितने पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं? आपको 3 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्या होगा? अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्या होंगी? सेल्स होंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई नंबर ऑफ सेल्स कितना होंगी। तो बेटा नंबर ऑफ सेल्स के लिए एक आपका फॉर्मूला होता है जिसको आप कहते हैं 2n²। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल्स क्या है फाइंड कर सकते हो। अब बेटा इसको क्या हमको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? जो बेटा इतना मैंने आपको बताया डायग्राम में, इसी के बेसिस पर बहुत ही कम शब्दों में हम इसको क्या राइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्टिकल, नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा 3 हमारे क्या होंगे? किसी भी एटम में पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। अब इसके बाद बेटा क्या होगा? जो प्रोटॉन होगा और जो आपका न्यूट्रॉन होगा वो इनसाइड द न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है ऑफ द एटम विच इज एट द सेंटर, जो हमारा सेंटर पे सिचुएटेड होगा। वाइल जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेगा? वो रिवॉल्व करने वाला है। कहाँ रिवॉल्व करने वाला है? बेटा ऑब्वियस सी बात है कि वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या रिवॉल्व करेगा, सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। तो बेटा ये जो आप बनाते हैं ना ये चीज, इनको आप सेल्स कहते हो या फिर सी को आप कहते हो ऑर्बिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेल्स में या फिर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। आफ्टर डेट आप देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, देखिए व्हाइल मूविंग इन दीज ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करने वाले हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करने वाले हैं। और ये जो हमारी ऑर्बिट्स होती हैं इनको हम लोग कह देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रेडिएट नहीं कर रही है एनर्जी तो उस ऑर्बिट को हमने बोल दिया है स्टेशनरी ऑर्बिट। अब बेटा इसी को हम कह सकते हैं स्टेशनरी सेल्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल और ऑर्बिट्स ये दोनों हमारी क्या है? एक ही बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं तो इस केस में आप बोल देते हैं इसको स्टेशनरी सेल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट।
आफ्टर इट बेटा आते हो आप लास्ट वाले पॉइंट पे, देखिए समझिए ध्यान से। इन ईच स्टेशनरी सेल, हम हर एक स्टेशनरी सेल की आपसे बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एक डेफिनेट एनर्जी होगा, और जो डेफिनेट एनर्जी होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो हमारी डिपेंड करेंगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो बेटा ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, डिपेंड करने वाला है। तो बेटा आप सोचो भाई कैसे डिपेंड करेगा, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे मान लो ये एक एटम है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो सिर्फ फर्स्ट सेल आता, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इस सेकंड सेल भी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो फिर सेल्स की संख्या भी क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाते जाओगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी क्या है, बढ़ती जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स और कौन सी सेल में आएगा। उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट वाली स्लाइड हमारी आ चुकी है। तो बेटा यहाँ से हम लोग कवर करते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कैन बी 2n²। तो बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे हमारे, 2n² होंगे, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखेंगे n नंबर ऑफ सेल को क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। अब आगे देखेंगे, अब बेटा जो नंबर ऑफ सेल में देखो क्या होगा, n की वैल्यू होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी करस्पॉन्डिंग सेल आने वाली, तो सेल का भी अपना क्या नाम होगा। जैसे आपने ये न्यूक्लियस बनाया था, उसके बाद आपने सेल बनाई थी तो इसको बेटा के सेल बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेल बनाएंगे तो इसको एल सेल बोल देंगे। तो इसी तरीके से नेम होता है। तो बेटा ध्यान रखना है n=1 के लिए ए सेल है, 2 के लिए एल वाली सेल होगी, 3 के लिए एम वाली होगी, 4 के लिए एन वाली होगी, 5 के लिए ओ सेल होगा, 6 के लिए पी सेल होगा, 7 के लिए क्यू सेल होगा। और इन सेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं 2 8 18 32 50 72 98, इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखें के वाले में कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल वाले में 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। बेटा जैसे ही 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, जैसे ही 8 से ज्यादा होंगे तो वैसे ही आप एक सेल और बना दोगे, के एल एम, एम वाली सेल और बना दोगे, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पॉइंट पे, द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर सेल डिफरेंट होगी तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी विद द नंबर ऑफ सेल। तो आपको ध्यान रखना है जो के सेल है और जो आपकी एल सेल है, तो सेल आपकी के से एल पे जैसे ही आप जाओगे तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और एनर्जी इंक्रीज आपकी कर जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका द साइज ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ द सेल। तो बेटा अगर आपको साइज डिटरमाइन करना है किसी भी एटम का तो कैसे डिटरमाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि साइज डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो ध्यान रखेंगे साइज ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ द सेल ऑफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा जैसे आप सपोज कर लो आपके पास ये न्यूक्लियस था, उसके बाद फर्स्ट सेल थी, सेकंड सेल थी एंड थर्ड सेल थी। तो बेटा ये जो आउटर मोस्ट सेल आई आपकी, इसका जो आप रेडियस निकालोगे उससे आप क्या है किसी भी एटम का जो साइज होगा उसको डिटरमाइन करोगे, और ये किस ऑर्डर का होगा,
ये आपका 10 पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होगा। तो ये ऑर्डर को आप क्या है ध्यान रखना है। ऑर्डर एग्जाम में कई बार आपका 1 मार्क में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क में पूछा जाता है। तो बेटा ये आपका क्या है पूरी तरीके से अब क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा ये आप पूरा क्या है नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बेटा मैं एक बार आपको क्या कर देता हूं, मैं आपको क्या है एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो पहला पेज आपका जो था वो ये था पूरा पोर्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेज आपका था वो ये था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको रिटन वाले का स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा आप यहाँ जा सकते हैं। देखिए रिटन वाला अगर आपको लेना तो ये ले लीजिएगा, रिटन वाला एक स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं, और दूसरा रिटन वाला स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं पहले वाला। तो ये आपका इस तरीके से क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्या कवर करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, अभी तक इसकी बात की थी हमने एटम की, अब बात करने वाले हम लोग न्यूक्लियस की। तो बेटा थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान रखेंगे जब एटम होगा तो एटम की बात करेंगे, और न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। अब बेटा बात है यहाँ पे न्यूक्लियस की, वो समझते हैं। अगर बेटा हम लोग न्यूक्लियस की अगर आपसे बात करते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, कोई भी जैसे मान लीजिए एटम है तो आप क्या करते हो, आप न्यूक्लियस बनाते हो। क्या होगा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व करने वाला है। फिर आप क्या करोगे, सेकंड सेल बनाओगे। तो यहां पर भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो एटम की तरह ही उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो समझना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो देखिए समझते हैं यहाँ पर। तो बेटा पहले तो देखो हो गया जो न्यूक्लियस होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ द एटम होगा। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। और इसका जो साइज होगा बेटा वो 10 पावर -15 से 10 पावर -14 मीटर का होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो हमारा एटम है वो सॉरी जो हमारा न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे होगा, और जो साइज होगा वो 10 पावर -15 से 10 पावर -14 एटम मीटर का होगा। अब इसके बाद बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें प्रोटॉन्स होगा और इसमें न्यूट्रॉन्स होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई न्यूक्लियस पढ़ रहे हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहने वाला है। आफ्टर दैट आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन द न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ द एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा प्रोटॉन अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का क्या करोगे, प्लेस फाइंड करोगे। बेटा प्लेस से क्या होगा, प्लेस से आपका आएगा एटॉमिक नंबर। बेटा प्लेस क्या देगा, प्लेस देगा आपका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपको पता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या इक्वल होता है। तो प्रोटॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल में एटम को चेक करोगे। अब बेटा ध्यान ये रखना है, देखो अगर आपको कुछ राइट करना तो ध्यान ये रखेंगे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हमको इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना। और डिस्क्राइब करेंगे तो ये हमारा क्या है वहां से फिर वो चीज क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटॉन की तो बात हो गई। अब बेटा आगे देखो दिया गया आपको इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जेड। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर क्या आपकी रिप्रेजेंट की जा रही है। अब बेटा इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, न्यूट्रॉन्स के लिए बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो पहले बात किया प्रोटॉन की, यहाँ बात किया न्यूट्रॉन की, और यहाँ बात किया हमने कंसिस्ट की, और उसके ऊपर हमने बात किया
पोजीशन की, कि भैया वो कहां पर है, तो वो हमारा कहां पर है, सेंटर पर है। तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होगा। चार्ज क्या होगा इस पर, जीरो होगा। और मास क्या होगा, वो आपका होगा 1.67 10 पावर माइनस 27 kg। तो बेटा ये क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा, ठीक है। और ये आपके प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो बेटा बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो पहले हमने बताया कि भाई जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे है, इसका ऑर्डर 10 पावर माइनस 15 से 10 पावर माइनस 14 है। और इसमें हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में किसी एटम से की पोजीशन से फाइंड किया जा सकता है, वो हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसका जो चार्ज जीरो होता है, जिसका मास है वो 1.67 10 पावर माइनस 27 kg होता है। और इस ये आपका प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ तक क्या कवर अप हो जाता है। अब बेटा इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे बेटा आप आओगे इसी में, जैसे आपने ये जो किया था ना, इसी में जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, इसी के आगे आप देखो समझना है आपको। जैसे आपने ये बनाया था, प्रोटॉन बनाया था और न्यूट्रॉन बनाया था, इसके बाद आपने सेल बनाई थी, इसके बाद आपने नेक्स्ट सेल बनाई थी। अब बेटा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जो हमारा P और N होता है, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा ये पॉइंट यही है, देखिए द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपकी क्या है, कवर अप हो जाती है। अब आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो बेटा जो टोटल नंबर न्यूक्लियस क्या है आपका P प्लस N, इसको आप कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से। तो बेटा जो A होगा वो क्या होगा, P और N का सम होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर डेट आप क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि बेटा प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए पी की वजह से ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो टोटल चार्ज होगा उस न्यूक्लियस पे वो होगा प्लस जेडी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, जो मास होगा न्यूक्लियस का वो वही होगा जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे बाई ए। तो ध्यान रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए को आप कहेंगे क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा यहां पर ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से आपका क्या कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूक्लियस का जो सिस्टम है वो इस तरीके से आपको क्या समझना है। तो बेटा वन बाई वन आपको मैंने बहुत बेसिक से हर एक चीज समझाई है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बेटा इसके बाद क्या है, बहुत इजी इजी टर्म्स है, जो टफ पोर्शन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट पर। तो बेटा आप इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये है पहला पोर्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका ये, तो इसका आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा यहां तक आपको मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। तो बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेटा जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के द्वारा क्या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। और आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना जेड इक्वल पी इक्वल टू ई, ये एक फॉर्मूला आप क्या चीज से ध्यान रखें। अब आप डेफिनेशन देख लीजिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो बेटा ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके एटॉमिक नंबर से क्या है डिफाइन होने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में विच इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो बेटा यही बोलने आपका जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, आप बोल देंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम is equal to the number of protons in its nucleus which is equal to the number of electrons in neutral atom। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आफ्टर डेट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये आपका यहाँ तक क्या कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, मास नंबर। तो बेटा अभी आपने पढ़ा था जो P प्लस एन था, अभी आपने न्यूक्लियस के लिए पढ़ा था जो P प्लस एन होता है उसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं, और A को ही आपने बोला था मास नंबर। तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब P प्लस एन का सम, तो बेटा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो हमारे मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे आप बोल सकते हैं द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ द ऑफ न्यूक्लियस। बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस। तो ध्यान रखेंगे द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इट मींस द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप ए को अगर डिफाइन करना चाहे तो आप लिख देंगे ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो बेटा इस तरीके से आप इसको क्या प्रॉपर वे में क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग। अब बेटा हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोप्स। तो बेटा बात यहां पर आती है आइसोटोप्स में क्या है। तो बेटा आइसो का मतलब होता है सेम। अब बेटा बात यहां पर आती है क्या सेम रहने वाला है। तो बेटा सेम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है एटॉमिक नंबर, मतलब आपका जो जेड है वो क्या है सेम रहने वाला है। बेटा इसको समझने के लिए एक बात आपको ये समझना है, जैसे कोई आपके पास एक एटम है एक्स, सपोज कर लो आपके पास कोई एटम है एक्स, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको बेटा रिप्रेजेंट को कैसे करते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए, जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब जरूरी नहीं कि आपका ऐसे लिखा हो, आप कुछ बुक देखेंगे तो कुछ बुक में आपको ऐसे भी दिखाई देगा, मतलब दोनों ही करेक्ट है, गलत कुछ भी नहीं है। आप जेड एक्स से ऐसे भी रिप्रेजेंट क्या है कर सकते हैं। तो बेटा रिप्रेजेंट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बेटा आपको ध्यान दो क्या रखना है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो बेटा जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया गया हाइड्रोजन का। बेटा हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है 1H1 1H2 एंड 1H3। तो बेटा यहाँ पर आप देखो क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 1 1 1, लेकिन मास नंबर क्या है 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो वही हमने लिखा है अगर एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। बोलोगे दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जाम्पल में आप ये लिख देंगे, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स नेमली प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम, 1h1 1h2 1h3। बेटा एग्जाम में आप इस तरीके से लिखेंगे 1h1 1h2 1h3, मतलब 2/1 H करके नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ये चीज। इसका कार्बन क्या है, इसके भी 3 आपके क्या आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं 3 आइसोटोप्स, वो समझिए। एक होता है आपका 6C12, दूसरा होता है 6C13, तीसरा होता है आपका 6C14। तो बेटा ये आपके हैं कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। तो ये आपके दिए गए कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। अब लास्ट है आपका क्लोरीन के आइसोटोप। तो बेटा क्लोरीन के आपके आइसोटोप समझ लीजिए, दो होते हैं बेटा। क्लोरीन को कहते हैं 17Cl35 और 17Cl37। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो हमारा क्या सेम है, लेकिन जो हमारा मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट हो रहा है। तो आपको क्या करनी है, आपको 3 एग्जाम्पल्स करने हैं और ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या प्रॉपर वे में करना है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सिर्फ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 1h1। बेटा समझ लो अच्छे से, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आपको ऐसे लिखना है 1h1। एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखेंगे, मतलब एग्जाम्पल में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जैसे कार्बन का था, एग्जाम्पल्स को आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। जो Cl वाला था तो बेटा यहाँ पर क्या आपका 35 होगा, यहाँ पर 35 होगा। क्लोरीन का ऐसे लिखेंगे, बेटा इस तरीके से आप लिखेंगे। तो उसके बाद आपका क्या ये कंप्लीट होगा और इनके बीच में क्या है, कॉमा जरूर लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एटॉमिक नंबर सब में सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, वेरी हो रहा है। तो बेटा ये आपका हो गया। अब बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने वो दिखे कवर करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो बार। अब बेटा आइसो बार भी उसी तरीके से आपका जैसे आइसोटोप्स था उसी तरीके से आइसो बार है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा, आइसो का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था, आइसो रिप्रेजेंट करता है सेम को। तो बेटा यहाँ पर क्या सेम होने वाला है, इसमें सेम होने वाला है ए। आइसो बार में क्या सेम होता है, मास नंबर, ए क्या है, सेम रहता है। तो आप बोलेंगे दोज एटम विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसो बार। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आप आइसो बार लिख लीजिए, आर कॉल्ड आइसो बार। बेटा इसको काट के क्या है, आइसो बार लिख लेंगे, आर कॉल्ड आइसो बार्स। अब बेटा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेटा एग्जाम्पल में देखिए समझिए, पहला एग्जाम्पल आपका होगा सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो आप लिखेंगे 11Na23। दूसरा आप एग्जाम्पल लिखेंगे 12Mg23। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 23 ये क्या है, सेम है, मतलब मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या वेरी कर गया, यहाँ 11 था यहाँ 12 हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो बेटा आपका जो कार्बन है वो 6C14 है और जो नाइट्रोजन है वो 7N14 है। तो बेटा देखो 14 यहाँ पे 14 यहाँ पे, लेकिन एटॉमिक नंबर यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो ये चीज आपकी क्या है, वेरी कर गई। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल आपका ये हो गया। तो ये आपका आइसोबार क्या है, कंप्लीट हो जाता है। बस ध्यान रखेंगे दोज एटम विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स एंड एग्जांपल्स आर सोडियम
1123 and magnesium 1223. First example. Second example is carbon 614 and nitrogen 714. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके अंदर कंप्लीट होगा। अब इसका आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोन्स। तो बेटा समझते हैं आइसोटोन्स, देखिए क्या है आइसोटोन्स। आइसो मतलब सेम। बेटा आपसे मैंने कहा था आइसो मतलब क्या होता है, सेम। अब बेटा टोन की बात कर रहा है तो बेटा टोन का मतलब एन, न्यूट्रॉन्स सेम रहने वाला है। तो बेटा आप बोलेंगे दोज एटम्स विच हैव सेम न्यूट्रॉन, दोज एटम्स विच हैव सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन्स, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो बेटा यहां पे लिख लेंगे आप आइसोटोन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो बेटा यहाँ इसको काट लेंगे, आइसोटोप लिखा है गलती से, यहाँ लिख लेंगे आप आइसोटोन्स। एग्जाम्पल्स में आप आएंगे, एग्जाम्पल वही आप लिख दीजिए 11Na 23 एंड 12Mg 24। अब बेटा यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन निकालते हो तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए में से आप जेड को माइनस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर आप न्यूट्रॉन निकालते हो तो 23 माइनस 11, तो बेटा ये आपका आ जाएगा, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 23 से 11 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। और अगर आप यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालोगे तो यहाँ करोगे आप 24 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा 12। तो 24 माइनस 12 तो ये आपका आ जाएगा 12। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर और न्यूट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आइसोटोन्स का। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है 19K39 एंड 20Ca 40। तो बेटा यहाँ पे देखो आप करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को 39 माइनस 19, 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 1 2, ये 20 आ गया। और यहाँ पे आप करोगे 40 माइनस 20, तो ये आपका आ गया 20। तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ 20 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा यहाँ पे भी 20 है। तो आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, तो ये भी एग्जाम्पल हमारे आइसोटोन्स के हो जाते हैं। तो बेटा आपको इस तरीके से सारी चीजों को क्या काफी अच्छे से क्या है करना है। अब बेटा इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बेटा बात आती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। तो बेटा बहुत ही आसानी से आप चीजों को क्या है बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा इसको भी समझ लेते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारा क्या है। तो बेटा एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, डिसइंटीग्रेट और डिके। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका डिके होना क्या स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो लॉस होना क्या शुरू हो जाता है, मतलब कोई सब्सटेंस है उसका डिके अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको आप बोलो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो आप बोलो द सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट और डिके, विच डिसइंटीग्रेट और द डिके। अब बात आती है कि भैया अपने आप डिके नहीं होती है कोई चीज, कुछ ना कुछ कारण होता है उसका डिके होने का। तो ये क्यों हो रहा है, बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो डिके होना स्टार्ट होगा जब उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा रेडिएशन का। अगर ऐसा होता है तो इसको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल यूरेनियम है, आपका रेडियम है, आपका पोलोनियम है, थोरियम है, एक्टेनियम है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके सब्सटेंसेस कैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब बेटा आपने देखा होगा कि भाई लोग क्या करते हैं, लोग जो है रेडियम की क्या यूज करते हैं, भैया रेडियम की यूज करते हैं नंबर प्लेट। क्या यूज करते हैं, नंबर प्लेट। क्या होता है जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये क्या करने लगती है, चमकने लगती है, तो इसकी लाइफ क्या है ज्यादा होती है, इसलिए लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है कॉस्टली होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आप बोलेंगे द सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट और डिके बाय द स्पॉन्टेनियस
by the spontaneous emission of the radiation are called radioactive substances. Example are uranium, radium, polonium. इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो रेडियो एक्टिविटी है, ये आपका एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है। कैसा फेनोमेनन? न्यूक्लियर फेनोमेनन है। तो समझ लेते हैं थोड़ा कम शब्दों में। तो बेटा आप बोलोगे रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, इट इज द प्रोसेस ऑफ spontaneous emission of alpha, beta and gamma radiation from the nucleus of the atom during the decay। ध्यान रखेंगे जब स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होगा। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होगा कब होगा? जब आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अल्फा बीटा गामा का क्या होगा? रेडिएशन होगा। तो ध्यान रखेंगे ये न्यूक्लियर फिनोमेनन क्यों है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। अब बेटा कुछ अदर टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट आपका दिया गया रेडियो एक्टिविटी इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो बेटा ये टॉपिक आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद आपको क्या ये जो लिखा हुआ है दुनिया भर का, ये फिर मैं आपको क्या समझा देता हूं। तो बेटा इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजों को आप अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से चीजें होंगी। तो बेटा चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो बेटा आपका दिया गया है रेडियो एक्टिविटी एज इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। मतलब क्या होने वाला है? होने ये वाला है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन क्या इमिट करने वाले हैं। अब बात आती है कैसे करिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या पढ़ रहे हो, रेडियो एक्टिविटी इमिशन। मतलब एक आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, उससे इमिशन होगा किसका? अल्फा बीटा एंड गामा रेस का। अब कैसे होगा वो समझिए। तो बेटा यहां पर हमको देखिए दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना है और मैग्नेटिक फील्ड में देखना है कि जब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं तो उससे इमिशन किस तरीके से होता है, ये हमको चेक करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इमिशन की बात करें तो बेटा जैसे अगर हम क्या कर लें, एक यहां पर क्या कर लें, एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लें। जैसे यहाँ पर क्या कर लें, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि रेज निकलना क्या स्टार्ट होंगी। जब बेटा आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा, कुछ रेज आपका स्ट्रेट चली जाएंगी, कुछ रेज आपकी लेफ्ट साइड में जाने वाली हैं इस तरीके से, और कुछ रेज आपकी क्या है राइट साइड में जाने वाली हैं। तो बेटा जो सीधा निकल गई उनको आप बोलते हैं गामा, जो लेफ्ट में आई उनको आप बोलते हैं अल्फा, जो राइट में आई उनको आप बोलते हैं बीटा। और जो बीटा होती है वो अल्फा के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगा, इसमें डेविएशन होगा। क्या होगा? डेविएशन होगा। तो बेटा बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इतना अगर समझ लिया, ये जो कहानी है आराम से लिख लोगे। एक कहानी ये है इतनी बड़ी, उसके बाद ये इतनी बड़ी कहानी है। इतना आप क्या चुटकियों में लिख लोगे बहुत ही आसानी से। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी कहानी पर। तो ध्यान क्या रखना है वो समझ लीजिए। बस ध्यान रखना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी इमिशन पढ़ रहे हो तो एक हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या ले लिया, ये बॉटम पे हमने क्या कर लिया, बॉटम पर हमने ये जो ट्रायंगल टाइप में लिया है ये हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या ले लिया, ये इतना पोर्शन। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ रेज स्ट्रेट जा रही हैं जिसमें जीरो डेविएशन है, कुछ रेज लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, कुछ रेज राइट की तरफ जा रही हैं। जो स्ट्रेट निकल गई जिनमें नो डेविएशन है वो गामा बोला, जो लेफ्ट में चली गई उनको अल्फा बोला।
जो राइट में आ गई उनको हमने बीटा बोला, और जो बीटा का डेविएशन है वो अल्फा से क्या है, ज्यादा है, और गामा में कोई भी डेविएशन नहीं है। बस वही चीज हम लोग बोलने वाले हैं। तो बेटा ये जो मॉडल स्टडी किया वो किसने किया था, ये किया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। कब किया था, 1903 में। तो आप बोलोगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टडीज द नेचर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रदरफोर्ड ने रेडिएशन का नेचर चेक किया, बिल्कुल बेसिक चीज लिखा। अब उन्होंने पाया जो सब्जेक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन का जो भी हमने दिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू देयर पाथ। बस ध्यान ये रखना है कि जो रेडियो सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जो आपने सब्सटेंस रखा है परपेंडिकुलर, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, दिस सेपरेट आउट इनटू 3 डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें क्या 3 डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट में ये शो होने लगेगा। हियर द मैग्नेटिक फील्ड शोन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ट। तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो भी ये प्लेन है इसके इनवर्ट मतलब इनसाइड की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या है, जा रही है। अगर जा रही है तो इसमें 3 कंस्टिट्यूएंट्स आने वाले हैं। क्या कंस्टिट्यूएंट आने वाले, वही होंगे आपके अल्फा बीटा गामा, वो समझिए। तो आप बोलेंगे दोज दोज विच टर्न लेफ्ट, जो बेटा लेफ्ट में आएंगे वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे, उनको आप अल्फा बोलोगे। तो बेटा मैंने आपसे बोला ये लेफ्ट में आई, ये क्या होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इनको आप क्या अल्फा बोलोगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपके राइट में जाएंगे वो निगेटिवली चार्ज होंगे, उनको आप बोलोगे बीटा। तो बेटा ये हुआ नेगेटिव चार्ज। और बेटा जो बीटा होंगे वो क्या होगा, अल्फा से मोर डेविएट होंगे, क्या होंगे, मोर डेविएट होंगे, ठीक है। आगे दोज विच पास अनडेविएटेड, बेटा जो अनडेविएट होंगे वो कैसे होंगे, वो अनचार्ज होंगे, मतलब उस पर क्या होगा, उस पर बेटा होगा यहाँ पे जीरो चार्ज। क्या होगा, जीरो चार्ज होगा गामा पर। जो बेटा अनडेविएटेड होंगे वो अनचार्ज होंगे, और उनको आप बोलेंगे गामा। क्या बोलेंगे उनको आप, गामा। सिंबल गामा से इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। रदरफोर्ड ने रेडिएशन के नेचर को चेक किया, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया, और हम लोगों ने कंसिडर किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है, अगर बेटा परपेंडिकुलर तो उसमें क्या हुआ, 3 डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट्स आए जो हमने फिगर में क्या शो किया उधर। और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हमने देखा कि जब ये हमारा लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हमने अल्फा बोला। जब वो कंस्टिट्यूएंट राइट साइड में टर्न हो जाता है उसको हमने बीटा पार्टिकल बोला, वो नेगेटिवली चार्ज रहा। और जो हमारा अनडेविएटेड रहता है वो हमारा स्ट्रेट चला जाता है, उसको हमने गामा रेडिएशन क्या है बोला। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्या कंप्लीट हो जाता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करेंगे। डायग्राम हम लोग बना रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो बेटा थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं बाकी चीजों के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसको हम ऐसे इसका इस तरीके से क्या है बेटा, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या है आ जाते हैं। अब बेटा गामा रेडिएशन देखिए, देखिए आगे थोड़ा सा। गामा रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिमिलर टू लाइट वेव। तो बेटा ध्यान रखें जो गामा हमारा आया था ना, गामा रेडिएशन, वो हमारा लाइट वेव के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखें लाइट वेव के अकॉर्डिंग है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे जो गामा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी डेविएशन नहीं है। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था नो डेविएशन को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपके, नो डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक क्या कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस पर, उसको भी देख लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस पर।
तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का आप कहोगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। तो बेटा आप बोलेंगे सिमिलरली इफ द रेडिएशन गिवन आउट बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपका क्या किया गया, इफ द रेडिएशन गिवन आउट बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द देयर पाथ दे अगेन सेपरेट इनटू थ्री कंस्टिट्यूएंट। अगर इसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को हम क्या कर लेते हैं, जैसे ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने लिया था, ये इसको हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेते हैं तो फिर से वही होगा, जो स्ट्रेट निकल गए वो गामा होगा, जो लेफ्ट में आ गए वो अल्फा होगा, जो राइट में चले गए वो बीटा होगा, और जो बीटा का डेविएशन होगा वो अल्फा से ज़्यादा होगा। चीज़ वही बोलोगे आप, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बोलोगे वही चीज़ आप, सेम चीज़ बोलोगे। तो बीटा का डेविएशन होगा वो अल्फा से ज़्यादा होगा, उसमें कोई भी आपके आप परिवर्तन नहीं करने वाले। तो ध्यान रखिए बीटा का डेविएशन क्या है, अल्फा से ज़्यादा होने वाला है। बस उसके बाद आपका ये चीज़ क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज़ आप देखिए अभी रीड करने वाले हो। यहाँ से आइए आप, दोज दोज बेटा थोड़ा सा देख लो, यहीं से बेटा आप फिर से आओ। दोज विच टर्न टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। बेटा यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक प्लेट लगा लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने सोने की, यहाँ पे एक प्लेट लगा लेते हैं, एक प्लेट यहाँ लगा लेते हैं, ये नेगेटिव ले लेते हैं इधर प्लेट, और इसको क्या प्लस ले लेते हैं, इस प्लेट को क्या प्लस ले लेते हैं। डायग्राम को थोड़ा क्या करते हैं, इधर एक बार फिर से बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए। थोड़ा डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा डायग्राम को जैसे बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रहने देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, डायग्राम ये बना लेते हैं, जैसे ये हमारा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था। अब क्या कर लेते हैं, इधर एक हम लोग नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से जो कुछ रेज है वो स्ट्रेट चली जाएगी, उसको आप बोलोगे गामा। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन आएगा, जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाली कौन सी होती है, अल्फा होती है। और पॉजिटिव प्लेट पे कौन जाएगा, जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव कौन सी होती है, नेगेटिव वाली गामा होती है। तो बेटा ये डायग्राम को आप क्या है अब चेक करेंगे। तो बेटा इसको थोड़ा हम लोग रेज कर देते हैं, और उसी वाले डायग्राम को हम लोग क्या चेक कर लेते हैं। तो बेटा अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बेटा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर समझ लोगे अच्छे से तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप अच्छे से लिख सके। बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बेटा इसमें जैसा मैंने आपसे कहा था, जो बीटा का डेविएशन है वो अल्फा से क्या होगा, तो बेटा बीटा का डेविएशन है वो क्या होगा, अल्फा से ज्यादा होगा। तो बस वही चीज आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो बीटा होगा वो अल्फा से क्या है, ज्यादा डेविएट हो जाएगा। तो डेविएशन क्या होगा, बीटा का ज्यादा होगा। तो बेटा अब आप देखो यहाँ पे देख लो, those which turn towards negative plate are the positively charged, उसको आप बोलोगे अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, those which turn towards positively प्लेट। बेटा जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न करेगा उसको आप बोलोगे नेगेटिवली चार्ज, जिसको आपने बोला बीटा पार्टिकल। फिर इसके बाद दोज विच पास अनडेविएटेड, जो अनडेविएटेड रहेगा उसको आप बोलोगे अनचार्ज, तो वो होगा आपका गामा रेडिएशन। और जो बीटा पार्टिकल्स होगा वो डेविएट मोर होगा देन अल्फा पार्टिकल। तो बेटा पूरा का क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से चीजों को आपको मैंने समझाया, और आप जो डायग्राम वगैरह है इनके, ये जो डायग्राम मैंने आपके बनाए हैं सब आपको क्या बुक में मिल जाएंगे। आप अपनी सलीना का बुक क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा सलीना की बुक को। तो सलीना की बुक में आपको क्या सब कुछ सेम डायग्राम सब कुछ मिल जाएगा। बस बेटा देखो इंपॉर्टेंट ये कि लिखना कैसे है, चीजों को याद कैसे रखना है। एक्चुअली होता कैसे, जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं इनको लर्न करना काफी मुश्किल होता है। ये मैंने आपको देखिए समझा दिया, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, देखो लिखने वाला क्या था,
लिखने को तो बेटा यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ये पोर्शन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट वाली स्लाइड ये लिखना पड़ेगा, फिर ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। और आपके जो दो डायग्राम थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये दोनों डायग्राम आपको क्या बनाने पड़े, फिर ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से आपको चीजें सारी क्या मेंशन करनी। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेटा देखो, एक मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब आप अपनी बुक में देखो तो आपको देखो क्या मिलेगा, वो समझ लो बुक में बेटा क्या मिलेगा। बेटा बुक में मिलेगा पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये आपको बेटा बुक में मिलेगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल, देन आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। अब बेटा देखो प्रॉपर्टीज आपको क्या लर्न करनी पड़ती हैं, तो आप क्या करोगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आए तो केवल ये पॉइंट्स को आपको क्या लिख देना है, जब प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल आए तो आप ये पॉइंट्स लिख देंगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स आए तो आप ये पॉइंट, ठीक है। और जब डिफरेंस आए तो पूरी टेबल बना देंगे। बेटा टेबल एक है लेकिन क्वेश्चन 4 हो रहे हैं, टेबल बेटा 1 है, टेबल कितनी है, टेबल बेटा 1 है आपकी, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन आपके कितने हो रहे हैं बेटा 4 हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। टेबल एक है लेकिन क्वेश्चन 4 है बेटा आपके, ये चीज आपको अच्छे से समझना है। तो बेटा ये तो चीज आप समझ गए। अब बेटा इसको देखिए प्रॉपर्टी में, पहले हम बात करते हैं नेचर की, कि नेचर क्या है इसका। तो बेटा ऑब्वियसली होता है, अल्फा क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, गामा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो आप बोलेंगे अल्फा में दिस इज द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट मीन आफ्टर दैट बीटा पार्टिकल हम बोलोगे इट इज द स्ट्रीम ऑफ negatively charged particle, it means energetic electrons, and gamma radiation it is the highly energetic electromagnetic radiation। अब इसके बाद बात करते हैं रेस्ट मास की। बेटा रेस्ट मास देखते हैं क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखिए जो इसका रेस्ट मास है अल्फा का वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन्स के। तो जो अल्फा का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, तो इसको आप 4 mp भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल के रेस्ट मास की तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन जब हम गामा की बात करते हैं तो इसका जो रेस्ट मास होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फिर इसका आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इसका कहते हैं चार्ज की बात। तो बेटा जो अल्फा पे चार्ज होता है वो +2e होता है, जो गामा पे चार्ज होता है वो -e होता है, और इसमें जो गामा में चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ध्यान रखेंगे अल्फा पे चार्ज +2e, बीटा पर चार्ज -e, गामा पे चार्ज 0। इसके बाद है आयनाइजिंग पावर। तो बेटा आयनाइजिंग पावर जो अल्फा की होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जब बीटा की बात करेंगे तो अल्फा से कम होगी, और गामा की आयनाइजिंग पावर सबसे क्या है कम होती है। अब बात करेंगे पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब पेनिट्रेट कर देना किसी चीज को। तो बेटा पेनिट्रेटिंग मतलब किसी चीज के अंदर होल वगैरह कर देना, तो किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, और बीटा की सबसे लार्ज है, और गामा की तो सबसे ज्यादा लार्ज है। ध्यान रखेंगे स्मॉल, लार्ज एंड वेरी वेरी लार्ज। तो बेटा ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें बेटा 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल, एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा की प्रॉपर्टीज आएंगे तो ये टेबल बना देंगे इतना, इसको आप क्या है पॉइंट्स में लिख देंगे। जब बीटा की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो सिर्फ इतना लिख देंगे, जब गामा की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो इतना लिख देंगे, और जब डिफरेंस पूछेगा तो ओवरऑल लिख देंगे। एक टेबल से 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बेटा उम्मीद है पूरी चीजें समझ में काफी अच्छे से आ रही होंगी। तो बेटा इस तरीके से आप इसको क्या है कर देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बेटा नेक्स्ट है आपका
अल्फा इमिशन, इसके बाद देखेंगे बीटा इमिशन, देन देखेंगे गामा इमिशन। तो बेटा इसको समझते हैं क्या अल्फा इमिशन। तो बेटा इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बेटा क्या होता है, जैसे अल्फा इमिशन है, जैसे सपोज करो आपके पास एक न्यूक्लियस है, कोई मान लो आपके पास एक एटम है एक्स, इससे आपका कोई एटम बनता है वाई। क्या बनता है एटम? वाई बनता है, बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल अगर इसमें क्या इमिट हो, तो बेटा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप जेड लिखते हैं और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो बेटा इसमें देखो क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसमें 2 का रिडक्शन हो जाता है, और जो मास नंबर है उसमें 4 का रिडक्शन हो जाता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। कुछ जगह आपको ऐसे भी लिखा दिखाई देगा, जेड एक्स से एरो बना होगा, जेड माइनस टू एक्स, जेड माइनस टू बाई, यहाँ पे लिख लीजिए जेड माइनस टू बाई ए माइनस फोर प्लस 2He4। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। तो या तो आप इस तरीके से लिख दें या तो आप इस तरीके से लिख दें, दोनों तरीके आपके क्या करेक्ट है। बस इतना ही है। अल्फा हमेशा में ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 का रिडक्शन होता है, और जो मास नंबर है उसमें 4 का रिडक्शन होता है। उसी चीज को आपको क्या है बस लैंग्वेज के फॉर्म में क्या कवर करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो बोलेंगे इफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन मच मोर न्यूट्रॉन्स देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा आपसे बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में जाता है तो क्या होगा, इट में इमिट अ पार्टिकल कंटेनिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन टाइटली बाउंड टुगेदर नोन एज अल्फा पार्टिकल। अगर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, और इसमें आपके 2 प्रोटॉन होंगे और इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। अब बेटा आप सोच रहे हैं भाई जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसी को आप कहते हैं 2He4। तो बेटा 2 हो गया आपका प्रोटॉन और 4 माइनस 2 आपका हो गया न्यूट्रॉन। तो बेटा ये तो आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा। अगर अल्फा पार्टिकल बहुत सारे आ जाते हैं तो उसको आप बोलते हो अल्फा रे। आगे, इफ द न्यूक्लियस एक्स of radioactive element of mass number A and atomic number Z emit a emit an alpha particle। बेटा ये आपका अल्फा पार्टिकल emit an alpha particle, the daughter nucleus by of element is found which has mass number A minus 4 and atomic number Z minus 2। तो बेटा इसको आप बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखें y को बोलते हैं डॉटर, क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, और x को बोलते हैं पेरेंट। क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस। तो बेटा आपको दिख रहा है कि x से y बन रहा है, मतलब ये जन्म दे रहा है y को। अगर ये जन्म दिया तो उसको बोला पेरेंट और इसको बोला हमने डॉटर। तो ध्यान रखेंगे पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस। तो बेटा बुक में जो आपको दिखाई देगा, आपकी सलीना की बुक में, वो आपको ये इक्वेशन दिखाई देगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अदर बुक में आपको ये इक्वेशन भी दिखाई दी जा सकती है। तो बेटा दोनों ही आपके क्या करेक्ट है, दोनों ही रिप्रेजेंट करने के तरीके दोनों ही करेक्ट है, तो दोनों आपको समझना क्या आना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो चीज आपकी हो गई। अब बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बीटा एमिशन। तो बेटा बहुत ही आसान है अल्फा एमिशन की तरह। अब बेटा इसमें देखो क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास है एक कोई एटम एक्स, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। अब इसमें क्या होगा, इससे एमिशन होगा किसका, बीटा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो आप लिखेंगे Z+1
एंड ए में कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। तो ध्यान देने की बात यह है कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज आपका हो जाए। तो ये आपका बुक का मेथड है, बुक में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, जैसे आप यहाँ एक्स लिखें, जेड लिखें, ए लिखें, आप यहाँ ए लिखें, देन आप यहाँ पे लिखेंगे बीटा। आफ्टर दैट एक आप लिखते हैं यहाँ पे वाई, जेड को 1 से इंक्रीज कर देते हैं और ए यहाँ लिख देते हैं। बेटा क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से यहाँ पे इंक्रीज आपका हो जाता है। यहाँ ध्यान रखें बीटा ऊपर या ऊपर लिखना क्या कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे आप बीटा लिखें या ना लिखें यार ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आपसे डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन आपको दी गई है। आप बोलेंगे when an unstable nucleus contains neutrons more than the protons। पहले की तरह जब कोई भी न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे कोई भी न्यूक्लियस है जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या है, कम हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ज्यादा क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, कम क्या है, प्रोटॉन कम है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जब कम होते हैं तो फिर देखो क्या होगा, अ न्यूट्रॉन में चेंज इनटू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में बदल जाता है। अगर वो चीज बदलेगी तो क्या होगा, जब वो बदलेगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है अपने आप तो बदलेगा नहीं। कैसे बदलेगा, बाई एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करके बदल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इसकी वजह से क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन गिवन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसी को हमने बोला बीटा पार्टिकल। तो सिंपल सा है, जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं तो जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा, बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी को हमने बोल दिया बीटा पार्टिकल। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स का कन्वर्जन प्रोटॉन में होने लगता है बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10 emitting a beta particle, the number of nucleons in the nucleus remains the same। तो बेटा ध्यान रखेंगे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस क्या है, नहीं आने वाले। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिक्रीज बाई 1। लेकिन न्यूट्रॉन 1 से डिक्रीज हो जाता है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाता है 1 से। या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स द मास नंबर A does not change but the atomic number Z is increased by 1 यूनिट। तो बेटा इसमें जो है कहानी बहुत ज्यादा लिखी गई है, मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं जो चीज आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। अगर बेटा इसी को आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको देखो ध्यान ये देना है, वो समझिए बेटा। इतना आप क्या है, दिया गया बहुत कुछ है लेकिन इतना आप अच्छे से लर्न कर नहीं पाओगे। वो मैं बताता हूँ जितना आपको लर्न करना है। तो पहले तो आपको इतना पोर्शन क्या है अच्छे से कर लेना है। जब आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स से ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट पैरा यहां तक हो जाता है। इसके बाद आपको बोलना है, इसके बाद आपको यहां से बोलना है by the emission of beta particles the mass number A does not change and the atomic number Z increases by the unit 1। बस आपको इतना लिखना है और ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा इसमें क्या है देखो, करते क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। करते क्या है, वैसे करते ये लोग ये है जब आप न्यूट्रॉन्स निकालते हो वो इस चीज को क्या लिख रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितना है प्रोटॉन्स कितना है।
बेटा ये लिखने की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है मेन क्या है, ये आपकी स्टार्टिंग की ये 4 लाइंस, आफ्टर दैट ये जो ब्रैकेट में लगा है ये पोर्शन, और ये आपकी जो इक्वेशन, इतना आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बेटा आप हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। बेटा इसमें थोड़ा सा आपका और रह गया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें कुछ चीजें और बता रहा है, देखिए, इट चेंजेस इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट with the properties similar to those of an element one higher in the periodic table. The daughter product is thus an isomer, same mass number but different atomic number of the parent atom. If the radioactive nucleus B with mass number A and atomic number Z emits beta particle to form nucleus Q with atomic number with mass number A and atomic number Z plus 1 can be represented as follows। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करना है, आपसे बता रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है आपके पास P, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, एरो बनाओगे। आपसे कह रहा है Q फॉर्म हो रहा है, तो इसको आप लिखोगे Z प्लस 1, आप क्या लिखोगे Z प्लस 1 और ऊपर लिखोगे आप A, और यहाँ पे आप लिखोगे प्लस लगा के -1 E 0। तो ये चीज यहाँ पर आप क्या इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये पोर्शन इतना क्या है इस तरीके से क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा काफी सिंपल है, काफी सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। बस अब ये जो लैंग्वेज है इसको आप चाहो तो उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप चाहो तो काट दो, कोई जरूरी नहीं लिखने की पेपर में। आप इतना पोर्शन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये पोर्शन आप क्या है बीटा एमिशन में और लिख सकते हो यहाँ तक का। तो बेटा पेपर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बुक में आप देखो तो बुक में ये सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी जो सलीना की बुक है उसकी हर एक चीज को क्या कवर किया गया है। जो आपकी सलीना की फिजिक्स की बुक है उसकी हर एक चीज को आपको कवर किया गया है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि भाई किन चीजों को लिखना है, किस चीज को स्किप करना है, कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बेटा हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपका गामा एमिशन। अब बेटा गामा एमिशन देखिए समझेंगे। अब बेटा वो गामा एमिशन में क्या है, इसमें जो आपका मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। मतलब गामा एमिशन में Z और A पर कोई भी फर्क क्या है नहीं पड़ने वाला है। तो बेटा आप बोलेंगे इन मैनी केसेस अल्फा और बीटा एमिशन इज फाउंड टू बी फॉलोड बाय द गामा emission. It occurs only when the daughter or parent nucleus is in state of excitation. This extra energy is released in the form of electromagnetic radiation known as gamma radiation. तो बेटा कुछ ही केसेस में हमारा क्या है गामा रेडिएशन होगा, कई बार क्या होगा अल्फा अल्फा बीटा रेडिएशन होगा, उसके बाद क्या है गामा का रेडिएशन रिप्रेजेंट किया जाएगा या इनके बीच में किया जाएगा। तो हम क्या है जब रेडिएशन इमिट करेंगे तो मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। आगे आप देख सकते हैं द गामा रे टेक्स नो मास नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पहले कि इसमें क्या है कोई भी मास नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। फ्रॉम द न्यूक्लियस नो न्यूट्रॉन्स नो प्रोटॉन्स, हेंस द न्यूक्लियस डज नॉट डिके इनटू द डिफरेंट न्यूक्लियस, thus therefore there is no change in the mass number A and atomic number Z of the nucleus of the gamma emission। तो मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो बेटा ये आपका गामा एमिशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में आपका यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग को देखना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी का कहाँ कहाँ यूज है। तो बेटा मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है, साइंटिफिक फील्ड में इसका यूज होता है एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स में इसका क्या यूज होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई रेडियो एक्टिविटी कितना कितना कॉन्सेप्ट जो है यूज आपका हो जाता है। तो ये जो आपके यूजेस हैं ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर इसके बाद सोर्सेस ऑफ हार्मफुल रेडिएशन।
हार्मफुल रेडियस के क्या क्या सोर्सेस हैं वो समझिए। तो उन पॉइंट्स को कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस पावर प्लांट्स। तो बेटा जो न्यूक्लियस पावर प्लांट होते हैं वहां से जो आपका रेडिएशन एमिट होता है वो भी आपका बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर वेस्ट। फिर लास्ट है आपका अदर सोर्सेस सच एज कॉस्मिक एंड एक्सरे। तो बेटा अगर बॉडी पर ज्यादा देर तक एक्सरे डाल दोगे तो हड्डियां चूरमुरा जाएंगी। तो बेटा जब भी आप देखते होंगे एक्सरे जब भी होता है तो बहुत ही कम सेकंड के लाइट रे जाके तुरंत आपसे हटा ली जाती है। इसलिए जब आप एक्सरे वगैरह कराते हैं तो बहुत ही कम समय में हो जाता है। क्यों? जैसे ही आप रूम में जाते हैं एक्सरे कराने के लिए तो कुछ ही सेकंड में आपका एक्सरे क्या कर दिया जाता है। अब बेटा इसके बाद है आपका नेक्स्ट स्लाइड, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट आपके रेडिएशन के आपके बॉडी पर हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म रिकवरेबल इफेक्ट। तो शॉर्ट टर्म रिकवरेबल इफेक्ट आपके हो सकते हैं, जैसे आपको डायरिया हो सकता है, आपको लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, नौसिया हो सकता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जैसे बालों का टूटना हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इस तरह की जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम वो आपको हो सकती हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इनकवरेबल इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमीमिया हो सकता है। इसके बाद आपको जेनेटिकल इफेक्ट भी आपको हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर रेडिएशन क्या है बॉडी पर बहुत तरीके से हार्मफुल इफेक्ट कर जाता है तो कई बार जेनेटिकल भी इफेक्ट आपके आ सकते हैं। मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी में थे वो लक्षण दूसरी पीढ़ी में भी क्या है जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल की हैंडलिंग कर सकते हैं अच्छे से, सेफ डिस्पोजल रख सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट के लिए। तो बेटा काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। ये भी सेफ बेटा क्या है बेसिकली, ये हमारी प्रिकॉशंस हैं, इनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडिएशन से क्या बच सकते हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपका इधर क्या कंप्लीट हो जाता है। अब फिर जो लास्ट है वो समझिए बैकग्राउंड रेडिएशन है आपका। वो समझिए बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन देखिए क्या है, बहुत ही आसान समझिए अच्छे से। द बैकग्राउंड रेडिएशन आर रेडियो एक्टिव रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेटा ध्यान रखना ये क्या है, अल्फा बीटा गामा ई का क्या है हमारा फॉर्म है, टू विच वी ऑल आर एक्सपोज इवन इन द absence ऑफ विजुअल रेडियो एक्टिव सोर्सेस। तो बेटा ये सब क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, भले ही आपका विजुअल रेडियो एक्टिव सोर्सेस प्रेजेंट हो तब भी ये चीज हमारी क्या है, एक्सपोज क्या है हो जाती है। आपने इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके बेटा इंटरनल सोर्सेस हो सकते हैं, इसके एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं। अगर इंटरनल सोर्सेस की बात करें तो जैसे हमारा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पोटेशियम हो गया K40, या आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कार्बन 14 आपका हो गया। और एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा जैसे कॉस्मिक रेज आपका हो गया, या फिर नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो गया, जैसे आपका रेडॉन हो गया। ये सब हमारे क्या है, सोर्सेस हो सकते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके क्या कवर अप किए गए हैं। अब बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बेटा ऑलमोस्ट तो चैप्टर आपका कवर हो ही गया है, मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक है आपका। अब बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बेटा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है। और बेटा जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएसई क्लास 10, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या है, ऑल वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आपका जैसे ये रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट आपका किया गया तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएसई क्लास 10। इसमें आपको कंप्लीट वीडियोस क्या मिलने वाले हैं, तो उन वीडियोस को आप क्या देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो है वो डाला गया, इसके अलावा अदर चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो आपके क्या अपलोड किए गए। तो सारे वीडियोस देखने के लिए आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। एंड बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करें शेयर करते रहिए।
और बच्चों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालिए, और यदि कांटेक्ट करना हो आपको हमसे तो आप क्या करें, फेसबुक पेज पे जाइए। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहां पे आप लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज अपीयर हो जाता है, और पेज को जैसे ही लाइक करते हैं तो वहां से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन दबा के रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। एंड बच्चों ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।